हेलो दोस्तों, मेरा नाम जयंत शिव है और आप देख रहे हैं शिव फिंसर। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और उसमें इन्वेस्टमेंट करने का तरीका क्या है। एक रिटेल इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो कुछ जानना चाहिए, मैं कोशिश करूंगा कि वो सारे पॉइंट मैं इस वीडियो में कवर अप कर लूं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी को पता है कि बैड टाइम्स के लिए पैसा जमा करना चाहिए, सेविंग्स करना चाहिए ताकि बैड टाइम्स में वो यूज़ कर सके। अब दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने का तरीका क्या क्या है। पहला है कि हर कोई पैसा जैसे ही उसका पास में अर्निंग आए वो क्या करते हैं, सेविंग्स अकाउंट में डाल दिया कि पैसा में कुछ इंक्रीमेंट हो जाए। अब सेविंग्स अकाउंट में कितना इंटरेस्ट मिलता है? 4%। इन्फ्लेशन है अप्रोक्सीमेटली 5 से 6%। तो इसका मतलब है हर समय पे उसका 2% करके मनी लूज होते रहेगा। अब मैं अगर सेविंग्स अकाउंट में पैसा डाल दिया और मुझे 2% करके मेरा वैल्यू डिक्रीज होते रहेगा, तो ये तो अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये तो सूटेबल नहीं हुआ कि मैं पैसा भी डाला और मेरा वैल्यू भी डिक्रीज होते गया, क्योंकि परचेजिंग पावर आज उसी अमाउंट से जो है, आज से 10 साल बाद में अगर मैं सेविंग्स अकाउंट में डाल के छोड़ दूं, आज से 10 साल बाद में उसका परचेजिंग वैल्यू घट जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये एकदम सूटेबल इन्वेस्टमेंट नहीं है। दूसरा ऑप्शन है एफडी। उसमें क्या होता है, एक फिक्स टेन्योर के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है जिसमें रिटर्न जो बनता है वो करीबन 5-6% का रिटर्न बन जाता है। उतना इन्फ्लेशन है तो मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। थर्ड ऑप्शन है गोल्ड, जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट करके फ्यूचर के लिए रख सकता है। अब क्या, उसने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन गोल्ड का जो रिटर्न है वो बहुत फ्लक्चुएट करता है। 2012 तक जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा उनको तो प्रॉफिट मिला होगा, लेकिन 2012 का बाद में 2020 तक वो स्टैग्नेंट हो चुका था। गोल्ड हमेशा एक पॉइंट में जाने के बाद में वो स्टैग्नेंट हो जाता है। फिर कोई इकोनॉमी का अगर अनसर्टेनिटी होता है तो फिर उसमें राइज होता है। 2020 में जो भी पैंडेमिक हुआ उस वजह से गोल्ड का प्राइस बढ़ा। तो मेरे हिसाब से गोल्ड भी उतना सूटेबल नहीं है। उसका बाद का ऑप्शन है रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट का भी बहुत इंटरेस्ट जो है बहुत फ्लक्चुएट करता है, और उसका एक डीमेरिट्स क्या है, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ह्यूज पैसा चाहिए, लाखों में करोड़ों में पैसा चाहिए। एक साथ में वो पैसा इन्वेस्ट करेगा तभी उसका इन्वेस्टमेंट होगा, और उसका रिटर्न भी बहुत फ्लक्चुएट करता है। एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए वो सूटेबल नहीं है। हर इन्वेस्टमेंट में 3 चीज होता है। एक हो गया रिटर्न, दूसरा हो गया रिस्क, तीसरा है टाइम। मुझे कितना रिटर्न चाहिए और मैंने उसमें जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट किया उस पैसा पे कितने रिस्क है, और मैंने उसमें कितना टाइम दिया इन्वेस्टमेंट को ग्रोथ होने के लिए। अगर मैं इन्वेस्टमेंट को ग्रोथ होने के लिए लॉन्ग टेन्योर देता हूं और मैं रिस्क भी ज़्यादा लेता हूं तो मेरा रिटर्न ज़्यादा बनेगा। लेकिन अपना इन्वेस्टमेंट को अगर मैं सिक्योर रखना चाहता हूं तो फिर रिटर्न कम बनेगा। रिटर्न बनाने के लिए रिस्क ज़्यादा लेना है, रिटर्न कम होने के लिए रिस्क कम लेने से भी चलेगा। अब हम लोग के पास में ऑप्शन क्या है, शेयर्स और म्यूचुअल फंड।
शेयर्स में मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट उसी को करना चाहिए जिसको नॉलेज है। विदाउट नॉलेज का शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने जिसमें इन्वेस्टमेंट किया, हो सकता है कि 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया तो 1 लाख का 1 करोड़ बन गया हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि 1 लाख का 0 भी हो चुका है, ऐसा भी हो सकता है। तो लेकिन हम लोग का इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए और उसमें एक अच्छा रिटर्न जनरेट के लिए ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। हम लोग का इन्वेस्टमेंट अगर डाइवर्सिफाइड हो तो रिस्क बहुत रिड्यूस हो जाता है, और म्यूचुअल फंड ऐसा ही एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट करें तो अपना पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाइड होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक सेक्टर में नहीं इन्वेस्टमेंट होता है। अब म्यूचुअल फंड में बेसिकली पकड़ में जाए तो 2 तरह का इन्वेस्टमेंट है, एक ओपन एंडेड और दूसरा क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब हो गया कि मैं किसी भी वक्त इन्वेस्ट कर सकता हूं, किसी भी वक्त एग्जिट हो सकता हूं। और क्लोज एंडेड का मतलब हो गया कि मैं एंट्री तो हो सकता हूं, लेकिन एग्जिट में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड का बाद में ही हो सकता हूं। एग्जाम्पल पकड़ लूं कि मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट किया क्लोज एंडेड में 3 साल के लिए, तो मैं 3 साल से पहले वो रिडीम नहीं कर सकता हूं। हाँ, मुझे पैसा चाहिए तो जब ये एक्सचेंज में लिस्टिंग हो जाएगा BSE और NSE में, तब मैं वहाँ बेच सकता हूँ सेकेंडरी मार्केट में, लेकिन उससे पहले मैं ये रिडीम नहीं कर सकता। अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? ये तो 2 तरीका का हो गया कि ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। अभी किस किस सेक्टर में कर सकते हैं? म्यूचुअल फंड में 3 तरह का इन्वेस्टमेंट है, एक इक्विटी फंड, दूसरा हो गया डेट फंड, और तीसरा हो गया बैलेंस ओरिएंटेड फंड। इक्विटी फंड में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, सेक्टरियल और इंडेक्स फंड होता है। लार्ज कैप सेंसेक्स और निफ्टी का टॉप 100 कंपनी है, जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन में सबसे ज़्यादा है। बड़ा बड़ा कंपनी जो सेंसेक्स और निफ्टी में टॉप 100 में है वो लार्ज कैप है। उसका बाद का 150 कंपनी मिड कैप है। उसका बाद का 250 कंपनी स्मॉल कैप है। हम लोग अपना रिस्क एपेटाइट का हिसाब से हम लोग लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लार्ज कैप में मिड कैप और स्मॉल कैप का कंपेयर में रिस्क कम है और रिटर्न भी कम है। हम लोगों को अगर रिटर्न ज़्यादा चाहिए तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन लार्ज कैप से ज़्यादा रिस्क भी है। हम लोग अपना अपना रिस्क एपेटाइट के हिसाब से हम लोग इन्वेस्टमेंट चूज कर सकते हैं। हम लोग अगर रिस्क ज़्यादा लेना चाहते हैं तो मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। और हम लोग अगर चाहते हैं कि रिस्क ज़्यादा नहीं लूँ तो लार्ज कैप सूटेबल है। अब ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का बाद में आ गया सेक्टरियल। सेक्टरियल का मतलब हो गया कि वो एक स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेगा, जैसे कि बैंक हो गया, IT हो गया, ऑटो हो गया। इस तरह का वो इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया बैंक में, अगर बैंक में कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गया तो उस सेक्टर में जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया
वो उसका रिटर्न नीचे आ जाए। तो ये हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर के लिए सुइटेबल है। अब उसका बाद में आता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड में क्या होता है, हम लोग निफ्टी और सेंसेक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि मार्केट जिस तरह से ऊपर जाएगा मेरा रिटर्न भी उसी हिसाब से जाएगा। ये एक पैसिव फंड है, इसमें फंड मैनेजर का उतना रोल नहीं होता है। उनका रोल होता है कि खाली निफ्टी और सेंसेक्स का जो भी स्टॉक है उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट करे। उसका बाद में आता है ELSS फंड। ये एक पैसिफिक टाइप का इन्वेस्टमेंट है जिसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट करके टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। ये एक क्लोज एंडेड फंड है क्योंकि इसका 3 साल लॉक इन है। अब इक्विटी फंड का बाद में आता है डेट फंड। डेट फंड में लिक्विड फंड होता है, इनकम फंड होता है, गिल्ड फंड होता है और FMP होता है। लिक्विड फंड का मतलब हो गया जिसमें हाई लिक्विडिटी है। लिक्विड फंड का पैसा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो RBI कूपन में होता है, ट्रेजरी बिल में होता है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में होता है, जिसका डिफॉल्ट होने का चांसेस बहुत ही नेग्लिजिबल है, अप्रोक्सीमेटली 0। लिक्विड फंड को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं सेविंग्स अकाउंट का साथ में। उससे हम लोग इन्वेस्टमेंट करके सेविंग्स अकाउंट का जैसा हम लोग को रिटर्न भी मिल गया और लिक्विडिटी भी बहुत ज़्यादा है। उसका बाद में आता है इनकम फंड। इनकम फंड में क्या होता है, वो गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट होता है, कॉरपोरेट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट होता है। उसमें क्या होता है, हम लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न थोड़ा ज़्यादा मिलता है। इनकम फंड में जो भी इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट का रिस्क रहता है। हमेशा इंटरेस्ट का साथ में ये वाइस वर्सा होता है। इसका बाद में आ गया गिल्ड फंड। गिल्ड फंड का मतलब हो गया कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और गवर्नमेंट बॉन्ड में ही इन्वेस्टमेंट होगा, जिससे कि डिफॉल्ट का कोई चांस नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट का रिस्क रहता है। इंटरेस्ट का साथ में शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत फ्लक्चुएट करता है। उसका बाद का कैटेगरी आ गया FMP में। FMP में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक फिक्स टेन्योर के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, जिसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं फिक्स डिपॉजिट के साथ में। और फिक्स डिपॉजिट से बेनिफिट ज़्यादा है क्योंकि उसमें टैक्स का भी बेनिफिट मिलता है। इंडेक्सेशन का बेनिफिट होने का वजह से अगर FD का अगर कंपेयर करें FMP का साथ में तो रिटर्न ज़्यादा बन जाता है FMP में। अब कुछ इन्वेस्टर चाहते हैं कि मेरा रिटर्न जो बने वो इक्विटी का जैसा बने और रिस्क भी कम हो, तो थर्ड जो ऑप्शन आता है वो आता है बैलेंस ओरिएंटेड फंड में। बैलेंस फंड में क्या होता है, 70% का जैसा इक्विटी और डेट में 30% डेट इन्वेस्टमेंट होता है, या उसका वाइस वर्सा, मतलब 70% डेट और 30% इक्विटी। जिसमें 70% इक्विटी में है वो इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, और जिसमें 70% डेट में इन्वेस्टमेंट है वो डेट ओरिएंटेड फंड है। बैलेंस फंड में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटर्न अप्रोक्सीमेटली इक्विटी फंड का जैसा आता है, रिस्क भी बहुत रिड्यूस हो जाता है क्योंकि उसका डेट पोर्शन भी रहता है, जिसमें कि एक फिक्स्ड इनकम आते रहता है।
और कुछ स्पेशल कैटेगरी का है जो फंड ऑफ फंड है, जिसमें कि हम लोग कुछ ऐसा कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहाँ पे डायरेक्टली हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन दूसरा फंड हाउस का थ्रू से हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग का पैसा दूसरा फंड हाउस में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फॉरेन कंट्री का जो भी इक्विटी का एडवांटेज है वो हम लोगों को उठा सकते हैं। अब तो ये हो गया कैटेगरी वाइज किस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपना रिस्क सेपरेट। अब रहा सवाल म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो कितना सिक्योर है। म्यूचुअल फंड में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका ओनर जो है वो इन्वेस्टर है। अगर किसी भी रीजन से कोई भी म्यूचुअल फंड बंद होना है तो पहले इन्वेस्टर को पैसा रिटर्न करेगा, उसका बाद में ही वो बंद हो सकता है। और म्यूचुअल फंड को डायरेक्टली सेबी रेगुलेट करता है, जो कि ये गवर्नमेंट रेगुलेटरी बोर्ड है। तो म्यूचुअल फंड अगर कभी भी बंद होना है तो इन्वेस्टर को पैसा रिटर्न करके बंद हो सकता है, या एक म्यूचुअल फंड का फंड दूसरा म्यूचुअल फंड एक्वायर कर सकता है, लेकिन वो पैसा डूब नहीं सकता है। हाँ, रिटर्न तो अप डाउन हो सकता है, वो मार्केट का वजह से वो हो सकता है कि इक्विटी में हो, डेट में हो, किसी में भी हो, वो मार्केट का वजह से रिटर्न अप डाउन हो सकता है। लेकिन इतना सिक्योर है कि वो भाग नहीं सकता है। एक रिटेल इन्वेस्टर जो दूसरा जगह इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है, वो म्यूचुअल फंड का थ्रू से मिनिमम भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है और मैक्सिमम से मैक्सिमम भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। वो 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकता है इन्वेस्टमेंट, और लाखों रुपया भी वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। वो वन टाइम में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है और एसआईपी का मूड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। वन टाइम का मतलब हो गया कि उसका पास में सपोज 5,000 रुपया है, वो 5,000 रुपये म्यूचुअल फंड में डाल दिया। और एक दूसरा तरीका है कि वो हर महीना में डालेगा, एक मंथली फिक्स्ड अमाउंट वो डाल सकता है। म्यूचुअल फंड में वो अगर पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको डाइवर्सिफिकेशन भी मिल गया, रिटर्न भी मिल गया, और लॉन्ग टर्म में उसका जो भी ड्रीम है वो फुलफिल करने में बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों, मुझे लगता है मैंने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट कवर अप कर लिया है। अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ और जानकारी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर दोस्तों मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। लाइक करने से क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बना सकूं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।